अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बताया है कि गुज़श्ता 4 रोज के अंदर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और दहशतगर्दी के इन 3 बड़े वाक़यात के अंदर DGISPR की मालूमात के मुताबिक मजमूई तौर पर 54 ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है और इसी दौरान पाक फौज के और पुलिस एहलकार जो जवान शहीद हुए हैं उनके अलावा शहरी भी हैं, तो मजमूई तौर पे 42 कीमती जाने के मुतालिक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे आज DGISPR ने बताया है। और उसके साथ बड़े दो टोक ऐलान के अंदर उन्होंने ये बताया कि कोई माई का लाल पाकिस्तान को डरा और धमका नहीं सकता और साथ कहा कि हम ये जंग हर सूरत हर कीमत पर जीतेंगे क्योंकि हम हक पे ऊपर हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन और अफगानिस्तान के तालिबान रिजीम की सरपरस्ती के मुतालिक भी जरूर बात की है। क्या इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरह अमेरिका के लिए हमने साजिश की, क्या हम मजीद दबाव डालकर अमेरिका को या बाकी जो रीजनल ममालिक हैं उनको इस बात पर कन्विंस कर सकते हैं कि तालिबान रिजीम को मजीद मजबूर किया जाए? क्योंकि हमने ये देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया के अंदर भी इसका जिक्र था। ये वो मामला है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ करवाई, एक बार फिर ईरान के ऊपर भी हमला हुआ है और ईरान ने जवाब में जो खलीजी ममालिक हैं उन पर हमले किए हैं और अमेरिका के सदर ने कहा है कि वो MOU जो जंगबंदी का था वो उनके ख्याल में न सिर्फ खत्म हो चुका है बल्कि आज रात उन्होंने ईरान के ऊपर एक बार फिर हमले के खदशे का इजहार किया है और साथ ही आलमी मंडी के अंदर उसके इंपैक्ट्स नजर आ रहे हैं जहां पे खाम तिल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मंजरनामा क्या होगा? क्या अब एक बार फिर दुनिया के अंदर कीमतों का बढ़ जाना या अदम इस्तेकाम हमें नजर आ रहा है? और उससे हटकर एक और जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर मामलात हैं वो तो चलते ही चलते हैं। तो आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बिल आया, उस बिल को लेकर हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर तरदीद कर दी। आज वजीर आला सुहेल आफरीदी काबीना से खिताब कर रहे थे, उनका जी जिस पे अवाम को, सहाफती बरादरी को इतराज है, मैंने स्पीकर साहब को यह कहा है कि जो पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको बुलाया जाए और इस पर रिव्यू किया जाए। अब सवाल यह है कि बिल मौजूद नहीं था तो आप रिव्यू कैसे कर रहे हैं? अब रिव्यू कर रहे हैं तो फिर आपने बिल को छुपाया क्यों? ये अवामी सतह पे पहले डिबेट क्यों नहीं हुई? और फिर इसमें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का किरदार क्या है? क्योंकि नून लीग की जानिब से बिलखुसूस पंजाब से और वफाक से इस सारे मामले के ऊपर तनकीद हो रही है और फिर सुहेल आफरीदी के ऊपर उनकी पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही है। आज फलिक जावेद खान ने यह कहा, जो उनकी ही एक रहनुमा है या एक कारकुन है जो गिरफ्तार हुई है, कि सुहेल आफरीदी जो है ना वो मौसर तहरीक चला सके हैं और ना ही इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म करवा सके हैं। फिर अलीमा खान ने कल कहा था अडयाला के बाहर कि अब वो कारकुनों को, लीडरशिप को कहेंगे कि वो अडयाला के बाहर ना आए बल्कि हम खुद आया करेंगे ताकि इस मामले को आगे बढ़ाएं और वो जो है स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। और इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। अपने दोनों मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें पाकिस्तान के साबिक सफीर आसिफ दुरानी साहब ने ज्वाइन कर लिया। दुरानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। और दिफाई तजकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जनरल साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो आज DGISPR ने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों के अंदर बलूचिस्तान में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। ज़ाहिर है दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान के जवानों की जो शहादत है वो भी उसमें उस पर दिल रंजीदा भी है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब ऐसे में पाकिस्तान एक आलमी स्टेज के ऊपर बहुत अटेंशन ले रहा हो, ये बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो आउटफिट्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका नेक्सस होना और फिर जिस तरह DGISPR ने उसका जिक्र किया बलूचिस्तान के तालिबान रिजीम का, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइम पे इन तमाम आउटफिट्स का एक्टिव होके क्या मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज तो वाज़ेह है। वो जो TTP है उसको पनाह दिए हुए हैं और TTP को जो है न सिर्फ पनाह दिए हुए हैं, उसको शय भी देते हैं। उसकी TTP को जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया की तरफ से है। PLA का वजूद भी वहाँ पे है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। वो भी अपने जो हैं ऑपरेशंस अफगानिस्तान के जरिए ही करते हैं, ठीक वो लोग करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा वाज़ेह है और इसमें एक जो अहम बात करने की है पाकिस्तान को वो ये है कि अपने बॉर्डर्स के अंदर जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनकी सरकोबी की जाए और उनकी सरकोबी जो है उसके लिए जरूरी है कि हमें लोकल सपोर्ट हासिल हो ताकि उन अनासर का कलाकामा किया जा सके। मैं जनरल साहब जरा आपकी तरफ आना चाह रहा हूं और इस अहम मामले के ऊपर चूंकि आज DGISPR ने बड़ी टू द पॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर उन्होंने बताया कि वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं,
اس میں ہمارا جانی نقصان بھی ہوا ہے, شہید بھی پاکستان کے جوان ہوئے ہیں, اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ دہشت گرد آؤٹ فٹس کا اچانک سے بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہونا, وہاں پر انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے کی کوشش کرنا, یا جو وہاں پہ بلوچستان کی مقامی پولیس ہے اس کو ہٹ کرنا, یہ کیا میسج کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی ہاں, ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ایران اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کی جو سلسلہ لڑائی کا چل رہا تھا جی, تو اس وقت خیال تھا کہ پاکستان نے کچھ دہشت بھی کی ہے, افغانستان کے خلاف جہاں سے لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارا خیال تھا کہ ان واقعات میں ٹیررزم کی کمی آئی ہے. لیکن اچانک ہی 2 دن سے جو ہے کافی جگہوں پر ایک ساتھ جو ہے بی ایل اے نے جو ہے حملہ کیا ہے, اور ان کے ٹارگٹ جو ہمیشہ ہوتے ہیں وہ پاکستان کی فوج ہے, آرم فورسز ہیں, اسکاؤٹس ہیں اور پولیس ہے, ٹھیک, گورنمنٹ کی جو بھی مطلب دفاتر وغیرہ ہیں, ان کا سسٹم ہے. اور یہ کافی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے کافی دور دراز علاقوں میں, مختلف جو ہے علاقوں میں ایک ٹائم پر جو ہے انہوں نے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا ہے, اور کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. مطلب ایک جگہ جو ہے 9 ہمارے پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ 15 آدمی ان کے بھی بی ایل اے کے مارے ہیں. لیکن مطلب یہ خطرناک سچویشن ہے. ٹھیک. اچھا درانی صاحب, یہ کوئی دنیا کی اگر مثالیں دیکھی جائیں, بہت سارے ملکوں میں اس قسم کی اسپانسرڈ تحریکیں ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ ریاستیں اس میں کامیاب ہوتی ہیں, ان کو ڈسمنٹل کیا جاتا ہے. آج یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے اور کوئی پاکستان کی ریاست کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں, سر آپ نے خود بھی اشارہ دیا کہ لوکل سپورٹ بھی امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ ایک پسماندگی کا جو بیانیہ ہے بنایا جاتا ہے کہ حقوق کی محرومی ہے. اب جس طرح سے بلوچستان کی پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے, وہ تو بلوچستان کے بیٹے ہیں, ان کا بلوچستان سے تعلق ہے, وہ کسی اور صوبے سے نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹو کی وار ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی, دہشت گردی اسی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی فضا پیدا کرنے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, کہیں آئیں جائیں نہ, اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہو سکے. وہ فضا پیدا کر دیتے ہیں جس سے باقی دنیا میں جو ہے پاکستان کا امیج خراب ہو. یہ پورا ایک پیکیج ہے, اور اس کے لیے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے تو محرومی کی بنیاد پہ کریں گے. اب اگر محرومی کی بات ہوتی تو یہ سارے خود جو ہیں کہاں سے پڑھے لکھے ہیں, چاہے ٹی ٹی پی والے تو خیر جاہل ہیں زیادہ تر, لیکن یہ جو بی ایل اے والے ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں, وہ کوئی ڈاکٹر سے کم ہے نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھا, اور ٹی ٹی پی کی جہاں تک بات ہے تو جہالت تو بھری ہوئی ہے, اس میں ہمارے لوگوں کا بھی قصور رہا ہے. اور ہم یہ بھی شاید طے کر بیٹھے تھے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں, جب کیسا نہیں ہے. تو اس لیے ابھی ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں جنرل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں جو افغانستان کے طالبان رجیم کے متعلق آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی گفتگو کی, کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی بات شامل تھی, یہ طالبان کا جو رجیم ہے ان کے نیکسس کی وجہ سے بھی ذرا حالات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے بہت زیادہ. اور وہ کسی صورت جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی گئی, ان کو چائنا نے سمجھایا, سعودی عرب نے سمجھایا, ترکی نے سمجھایا, قطر نے سمجھایا, سب جگہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. ہمارے وفد چلے گئے ان کے پاس افغانستان بات چیت کرنے کے بھائی امن قائم کرو, بارڈر کھولے جائے, ٹریڈ ہو یہاں پر, یہ بند کر دو, آپ کو بھی ترقی کرے گا, ہمارے بھی کرے گا. نہ وہ کوئی کمٹ کرتے ہیں, نہ کوئی رائٹنگ میں چیز دیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلوچستان کی جو یہ حکومت ہے جس کو دنیا نے کسی نے تسلیم نہیں کیا, بہت کم لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے, تو وہ جو ہے اس میں 15-16 جو ان کے لیڈر اس وقت پاور میں ہیں وہ انہوں نے اپنا کوئی سسٹم کسی نے بنایا ہوا ہے اسرائیل والے. ٹھیک. اچھا, میں اب اس مسئلے سے آگے دوسرے میٹر کے اوپر جانا چاہتا ہوں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے. ہم نے ایک ایم او یو سائن کروایا جس میں ہمارا ایک رول تھا, ہم نے اس کو بہت سیلیبریٹ کیا. ابھی اس کے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات ہو رہے تھے یا وہ چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں, تو ایسے میں دوبارہ ایک دوسرے کے اوپر حملے نہ صرف شروع ہو گئے ہیں بلکہ امریکہ کے صدر سے وہ نیٹو کی کانفرنس کے دوران سوال ہوا تو ان کا میرے خیال میں یا میری رائے میں تو اب وہ ایم او یو یا جو جنگ بندی تھی اس کو ختم سمجھا جائے. اب ہم دوبارہ سے اس پوائنٹ زیرو کے اوپر پہنچ گئے ہیں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا. دیکھیے, جب تک یہ ہو نہ جائے تو ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بات ہے اس کو ذرا مرچ مسالہ لگا کے
उसे इस्तेमाल करना चाहिए। वो इससे जी तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अंदाज है, अब तक तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वो किस तरह से हैं, और इसलिए उनके पूरी तरह एतमाद भी नहीं होता और लोग वो बात उसको देख के मजाक में उड़ा देते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि जब से सीज फायर हुआ है उसमें कई मरतबा वो जो है बड़े उन्होंने धमकियां दी हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल मीडिएशन का एक रोल था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उसके वो किया, उसके साथ कतर और दूसरे सऊदी अरबिया और बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी शामिल रहे हैं। इसमें पाकिस्तान ने कोशिश ये की है कि किस तरह का मीडिएटरी रोल प्ले किया जाए कि जिसके तहत दोनों पार्टी जो हैं वो एतमाद की फजा में एक दूसरे से बातचीत कर सकें और उन्हें अपने मीडिएटर पे भी जो है ये एतमाद हो। और वो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने वो रोल बड़े अहसन तरीके से अदा किया है। अब जो बात आ रही है वो टेक्निकल नेगोशिएशंस 11 जुलाई की बात हो रही है और गालिब इम्कान है कि इस्लामाबाद में होगा। इस दौरान ये जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी जो ताज़ा है वो अगर सीरियस है, लेकिन ईरान ने भी उसका उसी तरह से जवाब दिया है। फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने भी उसका जो है पॉइंट बाय पॉइंट उसका जवाब दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों तरफ ये एहसास भी है कि अगर आप जंग शुरू कर देंगे तो फिर यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, और वो मेरे ख्याल में ना ईरान चाहेगा और ना अमेरिका चाहेगा, इसलिए कि अमेरिका में इंतखाबात बहुत करीब आ चुके हैं वो, और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे जा चुका है। तो इसी तरह इजराइल अगर कोई जो है वो घनावना खेल खेलना चाहेगा या शरारत करना चाहेगा तो उसमें अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए फिर अमेरिका की तरफ से यकीनन इजराइल को भी ये वार्निंग होगी कि आप जो है ऐसा कोई हरकत नहीं करो। आपने देखा लबनान में भी जो है अमेरिकी जो इंटरवेंशन की वजह से अब लबनान में अमन है इस वक्त। तो ये हो गया, पहले इजराइल उस पर राजी नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल में चीजें बढ़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। पिछले 47 साल से जो डिस्ट्रस्ट इकट्ठा हुआ है, आप ये इसको एक MOU के साइन होने से जो है ये समझ लें कि हल हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जरा वो होगा, जल्दबाजी होगी हमारी। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब का और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस अहम मुद्दे के ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद आएंगे कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे।